हमने ये बताया था कि अगर गणना करना हो, गणना करना को यहाँ पर एक प्रकार से कैलकुलेट करना कोई चीज को, एग्जाम में ऐसे आएगा गणना करें या कैलकुलेट करें, तो इसमें क्या करना है कि जो आपके पास बिंदु है, कॉन्टेस्ट है, एक एक करके उसको बता दो क्रमिक तरीके से। देखो निबंध में भी क्रमिकता की जरूरत पड़ती, इसमें भी क्रमिकता की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप निबंध में उछल कूद कर लेते हो, 250 क्वेश्चन, 250 शब्दों के जो क्वेश्चंस होते हैं, कहीं कोई याद आया आप उसको कनेक्ट कर लिए, एक क्षमता तो आ ही जाती धीरे धीरे। जैसे हमारे ही इसी मोहल्ले में कोई यहाँ आने में गड़बड़ी कर ले, तो अगर उसको कंसेप्ट क्लियर है कि कोचिंग इधर ही है, तो यहाँ वहां गली गुली करके थोड़ा सा पहुंच ही जाएगा, कनेक्ट कर लेगा। बस इतना है कि उसने समय और थोड़ा सा इधर उधर जिंग जैंग में टाइम लगा दिया, लेकिन फिर भी सोचेगा चलो आदमी आ तो गया। तो वैसे ही निबंध वगैरह लिखते हैं या बड़े क्वेश्चन लिखते हैं 250 शब्द वाले, तो थोड़ा अगर 10-20 शब्द जिंग जैंग कर लिए तो एग्जामिनर इतना बुरा नहीं मानता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग बात करनी है, जहां पर संभावनाएं पहले से व्यक्त की गई हैं कि आपको वैसे ही बात करनी, तो उसमें क्रमिकता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो यह क्रम अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, क्रमिक सूची होती है, जैसे मंडलीप की सारणी आपने देखे हैं कि नहीं, एक क्रम है उसका, ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ पढ़ लिया, है ना। इलेक्ट्रॉन आप देखे होंगे जब चक्कर लगाता है तो उसमें 2 8 18 ऐसे समथिंग कुछ एक क्रम बनेगा उसका, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी रख दिया कहीं रख दिया, ऐसे नहीं चले, एक साइंटिफिक अप्रोच मांगता है। और चिन्हित तो प्रकाश डालिए में क्या है, चीज को आइडेंटिफाई करना है, इंडिकेट करना है। जैसे हम मानव विकास सूचकांक पर कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो मानव विकास सूचकांक के हमेशा सवाल जो होंगे वो इंडिकेशन वाले होंगे, इंडिकेट ये करेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, और हमको पता करना है कि भारत की स्थिति क्यों ऐसी है। हम तब उसको इंडिकेशन के साथ पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसमें हम चीजों पर प्रकाश डालते हैं, अपना विचार नहीं डालते हैं, चीजों पर प्रकाश डालना। जैसे हम कहेंगे कि हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है, जो हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर है, जो हमारे यहाँ आर्थिक यानी जो खाने की क्वालिटी है, आपको क्या लगता है मानव विकास सूचकांक सब इन सब पे इंडिकेट करता है, इन सब से निर्भर है। हम क्या खाते हैं, आलू उबाल के खा रहे हैं, चावल चावल खाए जा रहे हैं, हमारा मानव विकास सूचकांक कहां से बड़ा होगा। हमारे किचन में क्या पकता है, हमारे दिमाग में क्या पकाया जाता है, और हमारे देश में होता क्या है, ये सब डिपेंड करता है मानव विकास सूचकांक पे। स्लम बस्तियां बढ़ेंगी, रिस्पना नदी के किनारे लोग रहेंगे, पढ़ाई ड्रॉप करते रहेंगे, मिड डे मील खिलाते रहेंगे, पढ़ाई लोग छोड़ते रहेंगे, बेरोजगारी बढ़ी रहेगी, तो मानव विकास सूचकांक में आप खाक आगे रहेंगे। इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, तो किचन में क्या पकेगा। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाइए, किचन में तो मेनू लगे हुए उनके। हाँ, आपको पता ही नहीं कि सुबह की डाइट में कितनी कैलोरी का आप एनर्जी लिए, आपको ये पता ही नहीं कि आपकी दिनचर्या के बीच में कितने कैलोरी की एनर्जी की आपको मिनिमम जरूरत पड़ती है। आप आलू मिला आलू खा लिए, गोभी मिला गोभी खा लिए, चाट मिला चाट चाट लिए, आपको ये बिना आइडिया के कि इसमें कैलोरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, सब सारी चीजें बिना किसी कॉम्बिनेशन के। चाउमीन इसलिए खा लिए क्योंकि स्वादिष्ट थी, चाहे उसमें कैलोरी हो ही ना, और कैलोरी है भी तो बढ़ाया क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो बॉडी सिर्फ अगर जैसे घर में सिर्फ पानी पानी की टंकी लगा दी जाए और उसमें वो न लाया जाए, गैस सिलेंडर न लाया जाए, तो हो जाएगा काम। केवल प्रेशर कुकर कुकर ही ला दिया जाए, थाली गिलास हो ही ना, काम हो जाएगा। वैसे ही बॉडी में केवल कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट भरते रहेंगे, काम हो जाएगा। प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ये मसल्स वगैरह को ठीक नहीं रखना है, टिश्यूज वगैरह सही नहीं रहे, कैल्शियम की जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत है ना। तो मिनरल्स को बिना ध्यान में रखे अगर आप काम कर रहे हैं तो मानव विकास में पीछे रहेंगे। आप पढ़ो मानव विकास सूचकांक को, गुड गवर्नेंस के इंडिकेशंस को पढ़ो, ये सब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इंडिकेट करेंगे, आपको सिर्फ प्रकाश ही डालना, आप कुछ करेंगे नहीं उसमें। जैसे कहा जाए देश में स्कूलों की हालत कैसे सुधारी जाए, प्रकाश डाल दीजिए उसमें। ये हालात है हमारे। हाँ,
जो शिक्षा से कमाई ही नहीं है, वहां का देश का हालत तो खराब ही होगा। पढ़े लिखे तो हो जाएंगे, लेकिन पढ़े लिख के करेंगे क्या? आप जब भी एग्रीकल्चर पे जब ऐसी कोई स्थिति आए तो प्रकाश डालने के लिए, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आए इकोनॉमिक्स का, एक इंडियन इकोनॉमी का, जो कहे कि आप उस पर चिन्हित कीजिए प्रकाश, किसानों के हालात को मौजूदा समय में आत्महत्या की दृष्टि से और उनके आर्थिकी दृष्टि से आकलन कीजिए, या कहा जाए प्रकाश डालिए उस पर, तो आप इंडिकेट तो कर लो कि आत्महत्या क्यों होती है, आत्महत्या कितनी हो रही है, किसानों की हालत क्यों बिगड़ी, एक क्रम दो उसका। यही तो लिख रहे हैं हम कि विभिन्न दूसरे अर्थों में उस पर प्रकाश डालिए, विषय को दर्शाना होता है बस। समझ गया ना? आत्महत्या बढ़ने के कई रीजंस हैं वैसे तो, लेकिन आप उसको नहीं लिखेंगे तो फिर अंक नहीं देगा। और जिस देश में किसान इतने हों और उनको 2,000 रुपया दिया जा रहा, मानव विकास सूचकांक में आप सोचे अव्वल रहेंगे, जिंदगी भर अव्वल नहीं रहेंगे, जिंदगी भर। अभी नहीं, हम 100 साल आगे का बता रहे हैं, यही हाल रहा। तो उसका मूल कारण यही है कि 2,000 रुपये में क्या होगा, 500 रुपये महीने में क्या होगा? हाँ, 400 रुपये किलो तो यार पनीर आती है। एक किलो पनीर के कीमत पे किसान जिंदगी जिएगा क्या? फिर तो आप प्रकाश डालेंगे तो पाएंगे कि विशिष्ट जो जो हम, और बड़ी खास बात यह है कि जो जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन के नेचर जो है ना, पर यह निर्भर है। सब जगह नहीं पूछेगा, जहां नहीं हो सकता वहां नहीं पूछेगा। जैसे धनिया आप लेने जाएंगे तो जेब में जैसे देखेंगे 10 रुपया है कि नहीं है, लेकिन सोनार की दुकान पे जाते हैं तो थोड़ी ना इसे देखते हैं कि 10 रुपया है कि नहीं है। जगह जगह की बात है, कहां देख रहे हैं आप, दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना? तो सोनार की दुकान में 10 रुपया नहीं देखना है और धनिया वाले में 500 नहीं देखना है। ये दोनों दो जगह के क्वेश्चंस हो गए। चर्चा करने में हमने क्या बताया कि विचारों को विशद रूप से आप बता दीजिए बस, न इसमें आपको निष्कर्ष वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश डालने में भी निष्कर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ बात कह दीजिए। चर्चा करने में भी निष्कर्ष की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर लिख दिया प्रकाश डालिए तो आप निष्कर्ष मत देना, अगर कह दिया चर्चा कीजिए तो निष्कर्ष मत देना, कंक्लूजन मत देना। मतलब स्पष्ट करें, कोई भी शब्द हो, तथ्य हो या उदाहरणा युक्त बिंदु हो, स्पष्ट तात्पर्य बता दीजिए। जैसे कोई शब्द है, जैसे हमने कहा जो ईर्ष्या बांटता है अंततः वापस होकर उसे ईर्ष्या ही प्राप्त होता है। कथन को स्पष्ट कीजिए, यही तो है। विवेकानंद ने क्या कहा है, ये तो एथिक्स का सवाल है पिछले साल का, सिविल सर्विसेज का, ईर्ष्या बांटने वालों को लौटकर ईर्ष्या ही प्राप्त होती है। ये स्टेटमेंट है विवेकानंद का जो 2023 के एथिक्स के पेपर में। इसको स्पष्ट कीजिए, तो कोई भी शब्द, तथ्य या उदाहरण युक्त बिंदु को स्पष्ट तात्पर्य बता दीजिए, उसका सिर्फ जो मायने निकलता है उसको आप दर्शा दीजिए। हो गया स्पष्ट करना। औचित्य सिद्ध करें, कोई चीज का औचित्य होता है ना, जैसे कहते हैं कि यार तुम्हारा यहां आने का क्या औचित्य है। आपने अगर आपके मन में ऐसा ही औचित्य है तो ये भी सही है, आप बताइए तो सही है। तो कोई चीज आने का एक जस्टिफिकेशन आप देते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपको आईएएस क्यों बनाया जाए, ऐसा औचित्य बताइए इसका। हम लोग इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि आपको एसडीएम क्यों बनाया जाए, आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनाया जाए, आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं, है ना? तो उसका औचित्य सिद्ध करेंगे ना। जैसे कहेंगे हम सर बहुत ईमानदार हैं, हम समाज में बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। ऐसे जांच परीक्षण करें, जांच या परीक्षण, उसको इन्वेस्टिगेशन करें, उसको एग्जामिन वगैरह बोलना चाहे बोल दीजिए। इसका दूसरा परिभाषित शब्द परीक्षण भी है, वो होता है इसमें प्रकृति या स्थिति का निर्धारण करके, यानी कि इसके सिचुएशन और नेचर को, या नेचर को समझ लीजिए, सिचुएशन और नेचर समझ करके बेहतर निरीक्षण की आवश्यकता होती है। निरीक्षण का मतलब देखो, जब जांच और परीक्षण करते हैं ना, निरीक्षण शब्द होता है इंस्पेक्शन टाइप का, और निरीक्षक इसको करता है, यानी कि आपको थोड़ा
इंस्पेक्टर किस्म की सोच रखनी है। इंस्पेक्टर जो होता है वो सुपरविजन नहीं रखता। सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर जो होता है उसका निरीक्षक एक भाग होता है। सुपरवाइजर का मतलब होता है, सुपर का मतलब अच्छी, वाइजर जो अच्छी दृष्टि रखने वाला, विजन वाला। जो अच्छी दृष्टि रखने वाला होता है वो सुपरवाइजर होता है, और जो केवल दृष्टि रखने वाला होता है वो होता है निरीक्षक। देखो जांच में क्या लिख रहा है, प्रकृति और स्थिति। थप्पड़ मारने का कोई सिचुएशन आया होगा, और नेचर क्या है, क्राइम हुआ है। थप्पड़ मारना मतलब अपराध हुआ है, लेकिन अपराध किसी सिचुएशन में हुआ है। कोई आदमी अपराध सामान्य परिस्थितियों में नहीं करता है। अपराध का भी एक सिचुएशन आता है। तो जब अगर ये जांच और परीक्षण करेगा ना, केवल अगर नकारात्मक लिख के चला गया कि हां वहां मर्डर हुआ, चाकू मिला, ये इंस्पेक्टर का काम है। जब ये कचहरी में जाता है मामला, तो उसका जो बचाने वाला वकील होगा बोला कि किन परिस्थितियों में मर्डर हुआ इसको भी समझिए। रात को 12 बजे किसी का दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस जाएंगे और उसके कनपटी पे पिस्तौल टांग देंगे और कहेंगे तुम कहां पैसा कौड़ी रखे हो, दो। तो आदमी बचाव के लिए कुछ तो करेगा। तो उसके पास चाकू था, उसने इसके हाथ में मारा, हाथ में मारा और उसकी पिस्टल छिटक करके गिर गई। उसने जैसे ही पिस्टल फिर लेके तानने वाला था, उसने उसकी छाती पे एक चाकू मार दिया। संयोग से मर गया वो। तो मिलाड सिचुएशन भी तो देखिए, डिफेंस में किया गया कृत्य है, ये कोई इंटेंशनली कोई हत्या नहीं है ये। और मेरे काबिल वकील जो यहां खड़े हैं, दलील दे रहे हैं दुनिया भर का, औचित्य सिद्ध करने तुले हैं, इनसे पूछिए कि इनका क्लाइंट रात को 12 बजे रस्तोगी के घर में क्यों गया था खिड़की तोड़ के। हुजूर, ये मेरे क्लाइंट को गोली लग सकती थी, जान जा सकती थी। जो घटना इसके साथ हुआ अपराधी के साथ, वही हमारे क्लाइंट के साथ हो सकता था। बच्चे थे, बीवी थी उनकी, पूरा परिवार थे, बूढ़ी माँ थी, कोई भी किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो सकती। तो डिफेंस में ये स्टेप लेना, और कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि खिड़की तोड़ के 12 बजे रात किसी घर में घुसो और सामने वाला अपने डिफेंस में उसको चाकू भी ना मारे। मिलाट आईने की तरह साफ है केस। हाँ। तो सिचुएशन क्या था, जांच में क्या था, हत्या हुआ, चाकू पकड़ा गया, इन्होंने मारा, ये टाइमिंग था, वो था। और जब परीक्षण पूरा जांच और परीक्षण करेंगे तो क्या पाएंगे, एग्जामिन में सब निकला ना। तो आपको भी इसी ढंग से बात कहना है। करने के लिए बेहतर निरीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन जितना बेहतर आप निरीक्षण होंगे, जितना बेहतर आप निगेटिव होंगे ना, उतना ही अनुकूलित ढंग से, मैंने क्या बोला, निगेटिव देखने वाला बहुत ज्यादा परिस्थितियों में जाता है। ये समझ में आ गया। यही इतना है इसमें, एक आध और बचा आएगा, नहीं हो गया पूरा। अरे अभी और है, और है थोड़ा सा वर्णन करें में, थोड़ा सा यहाँ भी बचा हुआ है। इसमें बात कहने के लिए उदाहरण की सहायता लेनी चाहिए। आपको बात कहने के लिए उदाहरण देना चाहिए। वर्णन करें, इसमें बात कहने के लिए उदाहरण की सहायता लेनी। उदाहरण जैसे एक आध क्वेश्चन बताइए। जैसे जैसे हमने कहा कि देश की जो लोक स्वास्थ्य व्यवस्था है वह तुलनात्मक और बेहतर की मांग करती है, खास मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में। उक्त कथन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब आप ग्रामीण जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, लोक व्यवस्था, पब्लिक जो ऑर्डर है हेल्थ वाइज, उसको लेकर के आपको पूरा अध्ययन हो और उसको वर्णित कर दें उदाहरण के साथ। जैसे कहें कि उत्तरकाशी के सहिया में पीपीपी, प्राइवेट
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर कुछ एक्सरे की मशीनें लगाई गई थी, लेकिन हालात यह है कि वो एक्सरे की मशीन सालों से बिगड़ी है और लोग इलाज के लिए देहरादून हॉस्पिटल आते हैं और यहाँ भी नंबर लगता है, तो फिर प्राइवेट चिकित्सकों के पास या प्राइवेट एक्सरे कराते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, जो सही नहीं है। तो आपने ऐसे कितने पीपीपी मोड के हैं, कितने गवर्नमेंट के ऐसे सामुदायिक चिकित्सालय या बेस हॉस्पिटल्स ऐसे तमाम, कुछ को ध्यान में रख के उदाहरण देकर के दो एक को समझा दिया आपने कि लोक व्यवस्था इसलिए बिगड़ी हुई है। लोग कहते हैं उत्तराखंड देहरादून में बहुत लोड है, दून हॉस्पिटल पे बहुत लोड है। दून हॉस्पिटल पे लोड होने के क्या कारण है तो आप बताएंगे तो पहाड़ के अंदर की जो पब्लिक हेल्थ है वो सिस्टम बिगड़ा हुआ है। मेरा ऐसा मत है कि मैं पहले भी हरीश रावत जी को बोला था 2016 में कि शिक्षा और हेल्थ को एक सब सेक्टर बनाइए। एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि देश की पावर को सही से कैसे पहचानेंगे, देश की पावर को अगर पनबिजली परियोजना से पहचानते हैं तो उससे पहले आपको यहां के हेल्थ से पहचानना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं और जब मिलते हैं वो हमेशा मस्त रहता है तो आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं। जब जिससे मिलते हैं देखो निगेटिव रहता है, बीमार रहता है, परेशान रहता है, तो आप उससे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हमारे देश में हर चौथा तीसरा व्यक्ति डिमोटिवेट कर रहा है, बेरोजगारी के कारण, इनकम के कारण, डिजीज के कारण, पॉवर्टी के कारण, हंगर के कारण, ऐसे बहुत सारे दर्जनों कारण है जिससे व्यक्ति डिमोटिवेट होता है। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाएंगे तो हर स्टेप पर ऐसे कारण है जिससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। आकलन और विश्लेषण करें। आकलन और विश्लेषण में देखेंगे इसमें विश्लेषण भी करना समाहित है, कुछ हद तक यह मूल्यांकन की अवधारणा से ओतप्रोत होता है। अगर आप कोई चीज को, आकलन का मतलब यहां एस्टिमेट से है, जब किसी चीज को एस्टिमेट फॉर्म में आकलन कीजिए। जैसे मैंने कहा कि 25 मई को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है, आकलन कीजिए कि आपका प्रिपरेशन का स्तर क्या होगा आज के दौर के, आज की तारीख से, आज के दिन से 25 मई के बीच में आप इस बात का आकलन करें कि आपका जो तैयारी का स्तर है वो किस तरह का होगा। अब आप आकलन कीजिए, विश्लेषण करें। इसमें विश्लेषण भी करना कुछ हद तक या मूल्यांकन करने की अवधारणा सोच, कुछ हद तक इवेल्युएशन ही तो कर रहे हैं आप कि मेरा हिस्ट्री नहीं तैयार है, मेरा पॉलिटी नहीं तैयार है, मेरा ये नहीं तैयार है, मेरा वो तैयार है, मेरा ये है, अभी इसमें ये करना है, अभी उसमें वो करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? इवेल्युएट ही तो कर रहे हैं, एक प्रकार से विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें प्रकृति, उसकी क्षमता या गुणवत्ता, नेचर, उसकी एफिशिएंसी देख लीजिए, पावर भी कर सकते हैं, क्वालिटी आदि का आकलन किया जाता है। जो आज आप पढ़ रहे हैं, जैसे हम इसको 3 दिन से आपको यही बता रहे हैं, है ना, आपको 3 दिन से लेखन बता रहे हैं। 21 घंटे का कार्यक्रम है, हम आपको 6-7 घंटे में बता दिए कम ज्यादा करके। और वो और लंबा ले तो बहुत सारे क्वेश्चन का उदाहरण लाते रहते हैं, बस यही अंतर रहता है ना, बताते रहते हैं जो। तो आप अगर जैसे इसको अगर आपने इस पे फिर से टाइम खर्च किया तो हमारा दिया गया टाइम व्यर्थ चला गया। अगर लेखन में आप बार बार अगर कच्चे मन से, बहुत अच्छे मन से नहीं समझे हैं तो ये खतरे आपके घटे नहीं हैं, ये तो हमारी तरफ से काम हुआ है। तो जब आकलन किसी चीज के करते हैं तो हमारी तरफ से मत करिए, अपनी तरफ से करिए। कैसे कि आज जब हम कोचिंग से गए 10:30 बजे तो
तो हमने अपने दिनचर्या में क्या ऐसा पढ़ाई किया, अगर आज आपने नहीं पढ़ा है तो कल पर ज्यादा भार पड़ेगा। कल नहीं पढ़ेंगे तो परसों पे, एक दिन ऐसे भार आते आते आप विक्षिप्त हो जाएंगे और 25 मई आते आते आप ये मान लेंगे कि यार मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भार सहने की एक क्षमता है ना। जैसे इस बिल्डिंग के ऊपर कितनी बिल्डिंग आप बना सकते हैं, इसकी कैपेसिटी इसकी नींव में है ना, थोड़ी कि आपका जरूरत है तो एक और करते चले गए, तब तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। समालोचनात्मक मूल्यांकन हमने अभी बताया था, समालोचनात्मक जांच, दोनों में क्या अंतर है? पक्ष और विपक्ष बताने के साथ जब आप इसका एक पैरेलल इवैल्यूएशन करते हैं और एक जब पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इवैल्यूएशन सुपरविजन जैसा होगा और इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर जैसा होगा। जैसे कहते हैं सीबीआई क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है ना। हमेशा इन्वेस्टिगेशन एक निगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, और मूल्यांकन एक सकारात्मक शब्द है, किसी चीज को इवेल्युएट करना। प्रश्न में जो मुद्दे या परिस्थितियां होती हैं उन्हें अलग अलग हिस्सों में तोड़कर गहन विश्लेषण करना होता है। प्रश्न को तोड़ो और अलग अलग विश्लेषण करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर ये कहें कि भारत में शिक्षा की नई शिक्षा नीति जो है सभी स्तर पर समुचित नहीं है, इसके स्तरों को उभारते हुए सभी पहलुओं की जांच कीजिए। तो हमने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन जो आजकल 6 साल की उम्र तक का जो एजुकेशन है उसमें जो डाला गया आंगनबाड़ी कल्चर टाइप का कि 3 साल का बच्चा जाएगा 3 साल वहां पढ़ेगा, तो हमने उसका एक किस्त बनाया। फिर उसके बाद कक्षा 1 से लेकर ऐसे फिर आगे आगे ऐसा 2-3 हिस्सों में बांट दिया और हमने उसका इन्वेस्टिगेट किया। तो हमने पाया कि कक्षा 6 से 6 क्लास से इसमें वोकेशनल एजुकेशन डाला गया है, ठीक है ना। और इस वोकेशनल एजुकेशन का जो पैरामीटर है वो सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया 6 से क्योंकि बच्चों के ड्रॉप होने की संभावना यहीं से ज्यादा शुरू होती है, ठीक है। तो बच्चे ड्रॉप होने से पहले हमने इवेल्युएशन कर रहे हैं, हम एक जांच कर रहे हैं इसका समालोचनात्मक, कि यह इसलिए डाला गया कि अगर कोई बच्चा 9वीं 10वीं आते आते स्कूल की पढ़ाई छोड़ता है तो वोकेशनल एजुकेशन 6 से होने के कारण प्लम्बरिंग, कारपेंटरी या किसी प्रकार का वेल्डिंग करना, स्कूटर बनाना, मोबाइल बनाना, इन सभी चीजों से वो दक्ष हो चुका रहेगा। ऐसे में अगर वो स्कूल छोड़ता है तो एजुकेशन अधूरी रहेगी लेकिन स्किल्ड में कमजोर नहीं रहेगा। तो ये हमने क्या किया, एक समालोचनात्मक जांच किया, उसका इन्वेस्टिगेट करके पाया। और दूसरे जांच में हमने क्या पाया कि अगर वो बच्चा आगे चल करके अपनी पढ़ाई को जैसा कि सब कंटिन्यू ही रखना चाहते हैं रखता है तो इससे एक हायर एजुकेशन और एक मोमेंटम स्किल के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता दिखेगा, जो जिंदगी में कोई और भी काम करना चाहे भले वो स्किल से युक्त है बट अपने एजुकेशन से कोई नया चेंज चाहता है तो वो भी कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं आईआईटी में जाते हैं, कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समथिंग कुछ भी करते हैं, बाद में वो सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। बहुत सारे एमबीबीएस होते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, बाद में आईएएस बन जाते हैं। तो यह चीज उनकी अलग से एक इफिशियंसी है। जैसे एक इंजीनियर है, कल वो डिप्टी कलेक्टर है, आईएएस है, और वो किसी पुल का निरीक्षण करने गया और सिविल इंजीनियर है बाय द वे, तो बीए पास वाले कलेक्टर से बेहतर काम करके आएगा, ये उसका पर्सनल स्किल के कारण होगा। अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है और कलेक्टर है, अगर वो दोनों हॉस्पिटल में जाकर के इंस्ट्रूमेंट को चेक करने गया या जैसे गए तो वो क्या करेगा, एक प्रकार से वो थोड़ा दूसरे बीए पास कलेक्टर से बेहतर उसका इन्वेस्टिगेशन या सुपरविजन होगा। तो ये तो बेनिफिट होता ही है ना। अगर एक बीटेक और एमबीए है और किसी फैक्ट्री को एमबीए चाहिए
तो बीटेक और एमबीए को ज्यादा प्रेफर इसलिए करेगा कि जरूरत पड़ने पर उससे इंजीनियर का भी काम ले सकती है, बीए और एमबीए की तुलना में। ये उसके पैरामीटर्स नहीं है। पैरामीटर यह है कि हमें एमबीए चाहिए, लेकिन प्रेफरेंसेस में उनको रख सकता है, क्योंकि वो जानेगा कि आगे चल करके ये फ्यूचर में इस तरीके से काम हो सकता है। तो ये सभी चीजें क्या है, अलग अलग हिस्सों को तोड़कर विश्लेषण किया गया है, तब ऐसा किया जाता है। लेख हो या उत्तर लेखन, बिना शब्द और समझ को रेखांकित किए, साथ ही सीमाओं को निर्धारित किए बिना किया गया लेखन उपजाऊ नहीं होता। आप अगर सीमा को नहीं पहचानते और जो लिखना है वो विचार में आपका आया नहीं है मन में, तो लेखन उपजाऊ नहीं होगा, उबाऊ हो जाएगा, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। मतलब प्रतियोगी को चाहिए कि प्रश्न प्रारूप के अंतर्गत शब्दों की सीमा निर्धारित करे। जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तभी शब्द की सीमा बना लीजिए कि इंट्रोडक्शन 20 शब्द में देंगे, ये वाला पॉइंट हम इतने शब्द में देंगे। एक आइडिया रख लीजिए, तो 4 शब्द ऊपर नीचे कोई बात नहीं, मतलब एक आइडिया रखिए। समझ को उतना ही प्रयोग करें जितना कि उत्तर लेखन की कसौटी में सही सिद्ध हो सके। ज्यादा भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। जैसे मौसी आई है तो उसकी बुआ से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं, आज मौसी मौसी करिए। बुआ आई थी तो काजू कतली लाई थी, मौसी आई है तो सीधे सिर्फ लड्डू लेके आई है। मौसी की परिस्थिति में लड्डू ही रहा होगा, चाहे आर्थिक परिस्थिति रही हो, चाहे दुकान ना मिला हो, कुछ भी XYZ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। इरादा अच्छा है लेकिन नहीं हो पाया, क्यों? सही है ना? तो आप अगर कई चीज को समझ का उतना ही प्रयोग करेंगे जितना उत्तर में, भाई इंटेंशन, जैसे लॉ भी कहता है अगर आपका इंटेंशन क्लियर है तो ठीक है। हत्या भी इंटेंशनली किए हैं तो क्राइम है, सोच डाले हैं तो। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और केला 1 दर्जन ले जाता है तो इंटेंशन क्लियर है कि वो यहाँ खाली हाथ नहीं आना चाहता, तो आप उसको ये मत कहो कि 50 रुपये बस केला ले गया है। हाँ, बीमार तुम हो, दवाई तुम कराओगे, उल्टा एक काम हमको दे दिए होगा, हॉस्पिटल आओ, अकेला लेके आए 50 रुपया के, 100 रुपए का तेल जला के आए हैं, घंटे भर टाइम देंगे, तुमको सांत्वना देंगे और तुमको कुछ खुशी भी दी है, हमको देख के खुश भी हुए, तो तुम और चाहते क्या हो यार? क्या चाहते हो बताओ? कलेजा काट के दे दूं, हम बीमार हो जाए तेरी जगह? क्या चाहते हो? है ना? नहीं, उतलाए नहीं चाहते तो सेब लाते, सेब महंगा था 150 रुपया किलो, इसलिए नहीं लाए होंगे। है? हाँ ठीक है, सही सोच रहे हो तुम। ये मूंग और मसूर की दाल क्यों दे तुमको सेब? ये लखा इंटेंशन उसका क्लियर है कि खाली हाथ हमको नहीं जाना था। ठीक है? नहीं तो फोन करके बोल देते कि अस्पताल आओगे क्या? बोले हाँ सेब लेके आना, नहीं मत आना। हाँ, खाली हाथ आ रहे तो बिल्कुल मत आना। आइए इधर, सीमित विवेकशीलता उत्तर लेखन की प्राथमिकता, इसे हमेशा बनाए रखना प्रतियोगी की जिम्मेदारी है। आपको हमेशा बॉन्डेड पर्सनालिटी में रहे। संघ लोक सेवा द्वारा पूछे गए प्रश्नों में गंभीर समझ और संवेदनशील चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ लिखा जाने वाला उत्तर कुछ भी से नहीं शुरू किया जा सकता। वैसे उत्तर लेखन कला और विज्ञान दोनों है, मगर व्यवस्थित मापदंडों में उत्तर को आगे बढ़ाना तथा स्थान विशेष पर तथ्य और अवधारणा की प्रस्तुति क्रमिक रूप से बनाए रखना उत्तर की वैज्ञानिकता है। मगर इसके साथ ही लेखन के विभिन्न आवश्यक पहलू को समेटते हुए अच्छी लिखावट, शब्दों का सही चयन, समुचित वाक्य, ये उत्तर को पूरा करना चाहिए। इसके बाद ये सारा सेंटेंस